हेलो एवरीवन, सीएलसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ हनुमान जहांगीर, टीम केमिस्ट्री सीएलसी सीकर। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना फर्स्ट टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर। अपना सबसे फर्स्ट टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर। मैं फर्स्ट ऑफ थिंग आपको ये बता देता हूं कि नीट में हर साल एक क्वेश्चन जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर से आता है। एक क्वेश्चन 100% एटॉमिक स्ट्रक्चर से आता है। क्वेश्चन कैसा आएगा, सिंपल आएगा, टफ आएगा, या कौन से टॉपिक का वेटेज ज्यादा रहेगा, ये सब अभी अपन डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट में कि इस चैप्टर में बेसिकली अपन को पढ़ना क्या है, किस टॉपिक को ज्यादा वेटेज देना चाहिए, कहां से न्यूमेरिकल आने के ज्यादा चांसेस होते हैं, इन सब के बारे में अपन बात करने वाले आज। ठीक है, फर्स्ट ऑफ थिंग मेरा ये पर्पज रहेगा कि आपका ओवरऑल जो है वो केमिस्ट्री में एक इंटरेस्ट डेवलप हो। इंटरेस्ट डेवलप होने का एक ही तरीका है, जब सब्जेक्ट समझ में आता ना, जब न्यूमेरिकल सॉल्व होने स्टार्ट होते हैं तो इंटरेस्ट अपना आप डेवलप हो जाता है। मैं आपको एक ही काम करूं, बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में समझाने की ट्राई करूंगा। कोई भी टॉपिक को आज जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे तो मैं सिंपलेस्ट वे में समझाने की ट्राई करूंगा। एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, अपन किस टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं, कहां पे अपन को फोकस करना चाहिए, कैसे अपन को पढ़ना चाहिए, कैसे अपन को रिवाइज करना चाहिए, इन सब बातों को अपन बीच बीच के ड्यूरेशन में डिस्कस करते रहेंगे। आपको एज ए सेम ऑफलाइन वाली फीलिंग आएगी। ठीक है, करें स्टार्ट। चलिए मैं बताता हूं पहले तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में कि इस चैप्टर में अपन को बेसिकली पढ़ना क्या है, जिससे आपको एटलीस्ट ये तो आइडिया रहे कि हाँ चैप्टर यहां से स्टार्ट होगा और यहां जाके कंप्लीट होने वाला है, ये आइडिया रहना जरूरी है। फिर अपन डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस ईयर में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कहां से आए हैं, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम कहां से आई, ये आपको आइडिया रहे। ठीक है, उसके बाद अपन देखेंगे टॉपिक जो है लास्ट 2 साल का जो ट्रेंड चला है नीट का, क्वेश्चन बहुत सिंपल से आते हैं, वहां पे चैप्टर कंप्लीट कवर होना चाहिए। पहले ये होता था कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ लिया जाए, क्वेश्चन आने के चांसेस वहां से ज्यादा होते थे, बट अब ऐसा नहीं है, क्वेश्चन कहां से भी पूछा जा सकता है। इसलिए आपका चैप्टर कंप्लीट कवर होना चाहिए, सारे टॉपिक्स कवर होने चाहिए, जहां जिसको जैसा वेटेज चाहिएगा उसके अकॉर्डिंग अपन डिसाइड करते रहेंगे किसको कितना अपन को स्प्लिट करना है या कितना जो है वो वाइंड अप करना है, ये सारी बात अपन करते रहेंगे। ठीक है, करें स्टार्ट। बताते हैं कौन कौन से टॉपिक आपको इसमें पढ़ने। सबसे पहले आइए, सबसे फर्स्ट अगर मैं बात करूं कि इस एटॉमिक स्ट्रक्चर को मैं स्प्लिट करता हूं अगर टॉपिक वाइज, तो देखिए पढ़ना क्या है मेरे को देखना। एटॉमिक स्ट्रक्चर में, इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटम्स क्या होता है वगैरह सब अभी बात करेंगे। मैं तो अभी बता रहा हूं कि इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ना क्या है बेसिक। देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे फर्स्ट नंबर पॉइंट पे अगर आप बात करोगे तो वो आएगा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एटम से रिलेटेड फर्स्ट थ्योरी थी। उसके 70 इयर्स तक एटम के बारे में किसी ने बात नहीं की। इसका मतलब अपने आप में बड़ा नाम है डाल्टन। तो इसने सबसे पहले एटम के बारे में कुछ पॉइंट्स बोले थे, वो अपन पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि उसके 70 इयर्स तक, अप्रोक्सीमेट 70 इयर्स तक बोला 1805 में डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी और 1870 के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थी। तो देख लो 65 इयर्स के ट्रेंड में, 65 ईयर के ड्यूरेशन में कोई भी साइंटिस्ट एटम्स के बारे में नहीं बोल पाया, कोई बड़ी डिस्कवरी नहीं कर पाया था। इसलिए डाल्टन अपने आप में एक बड़ा नाम है। ठीक है, सेकंड नंबर बात। फिर बात करेंगे कैथोड रेज, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये हो जाएगा। ये टॉपिक पढ़ेंगे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, थर्ड नंबर पे अपन बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ
एलिमेंट, ठीक है, एंड सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। 2020 का जो नीट का क्वेश्चन था 2020 का, वो यहीं से था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट एंड सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। जो लोग हल्के में ले लेते ना, मतलब काफी हद तक तो ये होता है कि ठीक है आपको आता होगा, मैं ये मान के चलूंगा आपको कुछ भी नहीं आता है, सब कुछ बता रहा मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, जिससे आपको ये आइडिया रहेगा हाँ क्वेश्चन में डेप्थ का है, आपको बिल्कुल नहीं आता है तो आपको कभी ये फील ही नहीं होने दूंगा मैं, या आपको खुद को ये फील नहीं होगा क्या मैं तो आता ही नहीं था, सर ने तो वहां से स्टार्ट कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट एंड सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बाद में अपन बात करें 4th नंबर पॉइंट, मेजर टॉपिक आएगा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ये लीजिए रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। उसके बाद अगर अपन बात करें तो बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव, ठीक है। उसके बाद अपन बात करेंगे मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी, मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी, एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसकी बात करेंगे, ओके। उसके बाद अपन बात करेंगे बोर एटॉमिक मॉडल्स की, उसके बाद अपन बात करेंगे बोर एटॉमिक मॉडल, ओके, बोर एटॉमिक मॉडल। उसके बाद अगर अपन बात करें बोर एटॉमिक मॉडल के जस्ट बाद में, तो अपन बात करेंगे बोर एटॉमिक मॉडल कंप्लीट बात करेंगे, इसमें रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वेरियस टाइप ऑफ एनर्जी, खूब सारी टाइप की एनर्जी होगी, उन सब के बारे में बात करेंगे। उसके बाद अपन बात करेंगे स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद अपन बात करेंगे ड्वेल नेचर ऑफ मैटर, मींस डी ब्रोगली एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद अपन बात करेंगे क्वांटम नंबर, बेसिकली क्वांटम नंबर। उसके बाद बात करेंगे रूल्स ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, रूल्स ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, नेक्स्ट अपन बात करेंगे अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड वेव मैकेनिकल मॉडल, वेव मैकेनिकल मॉडल एंड अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। लास्ट में अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो भी अगर चैप्टर में कुछ बच जाएगा, कुछ ध्यान रखने वाले पॉइंट्स होंगे, उन सबको अपन यहां पे डिस्कस करेंगे। तो मेजर पार्ट अपन को ये पढ़ना है। अगर ऐसे बोलूं तो इसके अंदर लगभग मैंने देखो 12 पॉइंट्स लिखे हैं, इन 12 पॉइंट्स को अपन को क्या करना है, पढ़ना है। बेसिकली ये 12 पॉइंट्स लिखे, इन 12 पॉइंट को अपन को क्या करना है, स्टडी करनी है। देखो इधर मेरे से बोला जाए कि रेटिंग देनी है इस टॉपिक में कि क्वेश्चन मैक्सिमम आने के चांसेस कहां से, तो मैं रेटिंग में ये बोलूंगा कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आने के चांसेस है वो इसको 5 स्टार मिलने चाहिए, इसको 5 स्टार मिलने चाहिए, ये लीजिएगा, ये 5 स्टार रेटिंग है इसकी, ठीक है। स्पेक्ट्रम का ज्यादा आइडिया नहीं रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, बोर एटॉमिक मॉडल को जो है वो मिलना चाहिए 3 स्टार,
4 स्टार मान लीजिएगा। ये में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के जो चांसेस है वो क्वांटम नंबर एंड रूल्स ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन से आएंगे। सेकंड नंबर अगर क्वेश्चन आना है तो बोर एटॉमिक मॉडल एंड स्पेक्ट्रम से आएगा। फिर अगर मेरे को रेटिंग देनी है तो फिर रहेगा रेटिंग में इसके ऊपर, ये लीजिएगा 3 इसका। उसके बाद अगर रेटिंग देनी है कहीं पे तो यहां पे रेटिंग रहेगी 2 स्टार की, ये लो बस, ये रेटिंग हो गई इन सब की। ये मैंने आपको रेटिंग तक बता दी, कहां से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब मैक्सिमम कहां से क्वेश्चन बनने के लिए प्रिपेयर, मतलब मेंटली आप प्रिपेयर रहे कि हाँ यहां से क्वेश्चन बनते हैं। अब इसका मतलब ये होगा यहां का टेस्ट पेपर भी होगा ना तो आपको जनरली यही आइडिया रहेगा कि क्वेश्चन मैक्सिमम यहां से आने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ थिंग, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन पूरे चैप्टर को कवर किया जाएगा, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को भी अपन वही वेटेज देंगे जो यहाँ पे डी ब्रोगली कंसेप्ट को देने वाला है। क्योंकि मैंने कहा ना मेरा पर्पज आपको बस ये सिखाना है कि केमिस्ट्री सिखाना है, ठीक है। केमिस्ट्री समझ के और फिर याद रखने वाला सब्जेक्ट है, तो पहले अपन समझ लेंगे उसके बाद पॉइंट याद रखेंगे। जब भी मैं आपको लेक्चर एंड होगा तो मैं कुछ क्वेश्चन मैं बता के जाऊंगा मॉड्यूल के, कुछ क्वेश्चन आपको बोल के जाऊंगा कि ये आपको करने हैं, फिर नेक्स्ट डे अपन उसको डिस्कस करेंगे जिससे आपको एटलीस्ट ये आइडिया चले कि हाँ क्वेश्चन अप्रोच कैसे की जाती है, आप कैसे अप्रोच करते हो, मैं कैसे अप्रोच करता हूं। मॉड्यूल का डिस्कशन अप्रोक्स 80% अप्रोक्स में क्लास में कर दूंगा, ठीक है। ओके, करें स्टार्ट। सबसे पहले अपन आज बात करते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से। किससे स्टार्ट करते हैं? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से। चलो, सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग लगाइएगा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। चैप्टर अब आपको समझ में इतना मालूम चल गया होगा इस चैप्टर में है क्या, वेटेज कहां रहेगा, ये सारी इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, ठीक है। सबसे फर्स्ट बात करते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। मैं आपको एक थीम बना देता हूं, जो ये अपन को बहुत अच्छे से मालूम है कि एटम होता है, एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर क्या करते हैं? सराउंडेड हो, इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर क्या रहेंगे? रिवॉल्व करते रहेंगे। ये अपन को बहुत अच्छे से मालूम है, ये अपन को बहुत अच्छे से मालूम है, अभी भी बोल रहा हूं, ठीक है। एटम्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर क्या करता है? रिवॉल्व करता है, ठीक है। ये अपन को मालूम है, उसी के अकॉर्डिंग मैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी देने वाला हूं। चलिए, सबसे फर्स्ट नंबर बात करूं तो एटम जो होता है ना वो 2 पार्ट से बना हुआ है, ए एंटोमियो। ए एंटोमियो, इसका क्या मतलब होता है? ए का मतलब होता है अन, और फिर आगे जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है डिविजिबल। तो अनडिविजिबल जो पार्ट होता है या इनडिविजिबल पार्ट होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। जो अनडिविजिबल पार्ट या इनडिविजिबल पार्ट होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब एटम जो होता है उसको डिवाइड नहीं कर सकते, फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सके उसी को अपन क्या बोलते हैं? एटम। आपने एक पार्टिकल लिया, उसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो, मींस ब्रेक नहीं कर सकते हो, उसी को अपन क्या बोलेंगे? एटम बोलेंगे। चलिए, डाल्टन ने क्या कहा था एटम के बारे में, देखिएगा। फर्स्ट नंबर पॉइंट, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट। Atom is the smallest particle. Atom is the smallest particle of element which participate in a chemical reaction and remains as indivisible
indivisible. ये लीजिए, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट विच पार्टिसिपेट, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट विच पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन एंड रिमेन्स एज इनडिविजिबल। एटम जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो किसमें पार्टिसिपेट करता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और कैसा रहता है, रिमेन्स एज इनडिविजिबल। एटम इनडिविजिबल होता है। अब सुनिएगा बात को, ये तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट था जो मैंने ब्लैक पेन से लिखा है। अब जो मैं ब्लू पेन से लिख रहा हूं वो मॉडर्न कंसेप्ट है, मींस मॉडर्न कंक्लूजन क्या है, मींस अभी एट प्रेजेंट एटम की सिचुएशन क्या है। क्या एटम इंडिविजिबल है क्या? ना, एटम जो होता है वो फर्दर डिवाइडेड होता है इन सब एटॉमिक पार्टिकल, मींस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मींस एटम को डिवाइड कर लिया ना आपने, बट ध्यान रहे सब एटॉमिक पार्टिकल में डिवाइड किया है। ऐसा नहीं एटम एक था और आपने उसे डिवाइड कर दिया, आधा आधा कर दिया ना, ऐसा तो नहीं होता है। हाँ, एटम को सब एटॉमिक पार्टिकल में अपन ने क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। तो इसने कंप्लीट लैंग्वेज में नहीं बोला, बट अभी के सिनेरियो में अपन ये बोल सकते हैं बट। तो ये बट वाला पॉइंट है ना, वो डाल्टन का नहीं है, ये तो अपन दे रहे हैं। बट एटम इज divided in subatomic particle means electron, proton and neutron। ये होगा। इसके अलावा भी फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, बट उनका अभी आपको ध्यान नहीं रखना है। मैंने तो आपको ये बोला है एट प्रेजेंट एटम जो होता है वो डिविजिबल होता है इन सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इतनी बात समझ में आई। डाल्टन ने ये बोला एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट विच पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन एंड रिमेन्स एज इनडिविजिबल। मैंने आपको ये बोला एट प्रेजेंट सिनेरियो एटम इज डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आप कंफ्यूज नहीं हो वहां पे। अगर आपसे पूछा जाए अकॉर्डिंग टू डाल्टन या एटॉमिक थ्योरी, तो डाल्टन तो ये है। अगर आपसे ये पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एटम, तो उसने डाल्टन के बारे में तो नहीं बोला। इसका मतलब करंट सिनेरियो के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो आप बोलोगे एटम जो होता है वो डिवाइडेड होता है। ओके, सेकेंड नंबर पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड नंबर पॉइंट क्या है? सेकेंड नंबर पॉइंट, सेकेंड नंबर पॉइंट ये है atoms of same element are identical in mass and size, and shape. Atoms of same element आर आइडेंटिकल इन मास एंड साइज। मास और साइज में एटम्स कैसे होंगे? आइडेंटिकल होंगे। एक एलिमेंट, सेम एलिमेंट होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन इज द एलिमेंट, ऑक्सीजन इज द एलिमेंट, कार्बन इज द एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब जिसके अंदर सारे एटम एक जैसे हो। ऑक्सीजन इज द एलिमेंट, उसमें ओ सारे। कार्बन इज द एलिमेंट, कार्बन 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 सारे। ठीक है, एलिमेंट में सारे एटम क्या बोला हुआ है? all the atoms या atoms of the same element are identical in mass and size। ये तो किसने बोला? डाल्टन ने। बिल्कुल सही बात है, बोलना भी चाहिए था। बट करंट प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, सुनिएगा बात को। इन केस ऑफ आइसोटोप, अब कुछ लोग कह रहे हैं सर आइसोटोप क्या होता होगा, अभी बताते हैं। इन केस ऑफ आइसोटोप atoms of same element are different in mass, ये लीजिएगा। आइसोटोप के केस में आपने कहा एलिमेंट तो कार्बन है, डाल्टन ये कह रहा था कार्बन के एलिमेंट के सारे एटम कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। बट अपन कह रहे नहीं होते। आइसोटोप के केस में क्या होता है?
आइसोटोप के केस में एलिमेंट सेम है बट उसके एटम का मास जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूं हल्का सा आइसोटोप का, नेक्स्ट लेक्चर जब होगा उस समय अपन कंप्लीट डिटेल में पढ़ने वाले वैसे तो, ठीक है। देखिएगा क्या क्या होता है आइसोटोप, उसके बारे में बात करते हैं अपन। मैं इंट्रोडक्टरी पार्ट दे देता हूं। आइसोटोप मींस एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए, एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए, सेम, एटॉमिक नंबर सेम बट एटॉमिक मास इज डिफरेंट, एटॉमिक मास इज डिफरेंट, उसी को अपन क्या बोलेंगे, आइसोटोप बोलेंगे। उसी को क्या बोलेंगे, आइसोटोप। जैसे अगर मैं बात करूं कार्बन के दो आइसोटोप होते हैं 12 एंड 13 और 14, ये लो। अब यहां पे देखिएगा एलिमेंट तो कार्बन ही है, एलिमेंट कौन है, कार्बन ही है, बट इसके एटॉमिक मास देखेगा, एटम एलिमेंट सेम है तो डाल्टन तो कहता था अगर एलिमेंट सेम है तो उसके सारे एटम मास और साइज में कैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे। तो देखो 12, 13, 14, ये 12, 13 और 14 तीनों के तीनों जो है इनके मास क्या है, डिफरेंट है। जबकि यहां पे क्या बोला जा रहा था, मास सेम होगा। अपन ने बोला नहीं, ऐसा नहीं होता है। आइसोटोप के केस में मास डिफरेंट होता है, एलिमेंट चाहे सेम हो। तो ये तो डाल्टन ने बोला था, ये अपन बोल रहे हैं, है ना। तो डाल्टन पूछे तो बोलना सेम है, करंट सिनेरियो पूछे तो बोलेंगे डिफरेंट है। ओके, चले आगे नेक्स्ट थर्ड नंबर पॉइंट पे बात करते हैं। थर्ड नंबर पॉइंट, तो ये मैं वापस हटा देता हूं एटॉमिक नंबर वाला पॉइंट, चलो पढ़ा रहने दो। थर्ड नंबर पॉइंट पे आते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट are different in mass and size. Atoms of different elements are different in mass and size. अपनी डाल्टन ये बोलता है कि डिफरेंट एलिमेंट्स लेते हो तो उनके एटम्स जो होंगे वो मास और साइज में क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। मैंने कहा ठीक है। अब सुनिएगा बात, बट इन केस ऑफ आइसोबार, बट इन केस ऑफ isobar, atoms of different element, atoms of different element are same mass, are same mass। क्या बोला मैंने, आइसोबार के केस में एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जो होंगे उनके मास भी क्या होंगे, सेम ही होंगे, ठीक है। बट इन केस ऑफ आइसोबार एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर सेम इन मास, ठीक है। अब सुनिए बात को, आइसोबार का मतलब क्या होता है। अब कुछ लोग यहां पे सोच रहे होंगे आइसोबार का मतलब होता है एटॉमिक मास क्या होना चाहिए, सेम। क्या होना चाहिए, एटॉमिक मास सेम। जैसे जैसे आर्गन 40 एंड कैल्शियम 40, ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट है आर्गन एंड कैल्शियम, बट इनके एटॉमिक मास क्या है, बट इनके एटॉमिक मास क्या है, सेम है। मैं आपको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी नहीं बता रहा हूं, मैं साथ में उसका करंट सिनेरियो भी बता रहा हूं, कौन सा पॉइंट गलत है और कौन सा सही है आज की डेट में, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट गलत है, तीनों पॉइंट अभी तक के गलत चल रहे हैं, तीनों पॉइंट अभी तक गलत चल रहे हैं। लेकिन उस टाइम दिए थे और उस टाइम मैं कह रहा हूं 65 ईयर्स तक कोई फंडामेंटल पार्टिकल की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो अपने आप में यूनिक थे ये सारे। सबसे पहले बोला भी डाल्टन नहीं था, इसलिए यूनिक है। ओके है, तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन मास एंड साइज, बट इन केस ऑफ आइसोबार एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर सेम मास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ नंबर पॉइंट पे। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, या ऐसे लिखो, atoms cannot be created or destroyed, atoms cannot be created or destroyed means atoms जो होंगे उनका क्या होगा,
कंजर्वेशन होगा, एटम का क्या होगा, कंजर्वेशन होगा। बी केयरफुल, ये लॉ बोलता तो सही है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का ये पॉइंट है तो सही, एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय, बट ध्यान रहे ये ओनली फॉर किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली फॉर केमिकल रिएक्शन, नॉट इन न्यूक्लियर रिएक्शन। दो टाइप की रिएक्शन होती है केमिस्ट्री में, एक तो होती है केमिकल रिएक्शन, अपन मोस्ट ऑफ द केस में केमिकल रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। एक न्यूक्लियर फिजिक्स करके टॉपिक आता है, उसमें अपन न्यूक्लियर रिएक्शन भी पढ़ते हैं, ठीक है। आपने भी पढ़ा होगा छोटी क्लासों में 9th 10th में न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, उसमें तो अपन केमिकल रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो होता है, केमिकल रिएक्शन में एटम का क्या होता है, कंजर्वेशन होता है। ये बेस बनेगा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन का, किसका बेस बनेगा, केमिकल रिएक्शन की बैलेंसिंग का। तो एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय, इसका सिंपल सा मीनिंग ये है, मैं अगर ये बोलूं मींस प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, ये एटम कंजर्वेशन का प्रिंसिपल ही है। प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन इज वैलिड फॉर केमिकल रिएक्शन, किसके लिए वैलिड है, केमिकल रिएक्शन के लिए वैलिड है। प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन इज वैलिड फॉर केमिकल रिएक्शन, किसके लिए वैलिड रहेगा, केमिकल रिएक्शन के लिए वैलिड रहेगा, नॉट फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन, ध्यान रहे, है ना, फॉर केमिकल रिएक्शन नॉट फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन। अगर आप कंटिन्यू लिख रहे हो तो आगे लिख देना नॉट फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। चले आगे, लास्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। ये वाला पॉइंट वैलिड है, अभी भी वैलिड है, लेकिन इसने तो ये बोला एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय, अपन ने ये लिख दिया प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन इज वैलिड फॉर केमिकल रिएक्शन, ठीक है। चलिए आगे भैया, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं, 5th नंबर पॉइंट पे आते हैं। 5th नंबर पॉइंट पे आते हैं, क्या है 5th नंबर पॉइंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, different element combine in simple ratio, to form compound, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं वो एक सिंपल रेशियो में कंबाइन करके, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं वो एक सिंपल रेशियो में कंबाइन करके किसका फॉर्मेशन करेंगे, कंपाउंड का। जैसे हाइड्रोजन के 2 एटम हो जाए, ऑक्सीजन का 1 एटम हो जाए, तो 2H प्लस 1 ऑक्सीजन कंबाइन होकर किसका फॉर्मेशन करेगा, H2O का। H2O इज नथिंग बट कंपाउंड, H2O इज नथिंग बट कंपाउंड, H2O और कुछ नहीं है, क्या है, कंपाउंड है। ये 5 पॉइंट हो गए, ये भी राइट है, ये भी अभी तक वैलिड है। ये 5 पॉइंट हो गए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के, ठीक है। तो अपन ने स्टार्ट किया था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या है, मैं पहले डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पॉइंट सारे समराइज करवा देता हूं। डाल्टन ने ये बोला है एटम इज इंडिविजिबल, पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन, बट अपन मानते हैं एटम इज नॉट इंडिविजिबल, एटम इज डिवाइडेड, फर्दर डिवाइडेड इन सब एटॉमिक पार्टिकल, मींस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये अपन मानते हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर पॉइंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन साइज एंड मास, अपन ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता है इन केस ऑफ आइसोटोप। आइसोटोप किसको बोलते हैं, जिसमें एटॉमिक नंबर सेम हो बट एटॉमिक मास क्या हो, डिफरेंट हो। इन केस ऑफ आइसोटोप, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मास आर डिफरेंट इन मास, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड नंबर पॉइंट आएगा, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन साइज एंड मास, अपन कहते हैं इन केस ऑफ आइसोबार, ये वैलिड नहीं है, इन केस ऑफ आइसोबार एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक मास, ओके। नेक्स्ट नंबर पॉइंट पे अगर अपन आते हैं तो एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड और destroy, atom cannot be created or destroy, it is valid, means principle of atom conservation is only valid for chemical reaction, not for nuclear reaction. And when two or more atoms of different element,
when two or more atoms of different element combine in simple ratio then form compound. किसका फॉर्मेशन करते हैं? कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं. सारी बातें क्लियर? ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी. सिंपल सी बात है, एग्जाम में क्वेश्चन आने का सिंपल सा तरीका रहेगा, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन सा पॉइंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है, बस ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा. ओके, चले आगे. अगर आपसे ये पूछे कि एटम के रेस्पेक्ट में कौन सा पॉइंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो अपन को उसके अकॉर्डिंग भी आंसर देना आना चाहिए. हाँ, ये एटम्स का करंट सिनेरियो है जो ब्लू पेन से लिखे गए. चले आगे. चलिए, ये फर्स्ट टॉपिक हुआ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. अब अपन फंडामेंटल पार्टिकल की डिस्कवरी की तरफ जाते हैं. किसकी तरफ? फंडामेंटल पार्टिकल की डिस्कवरी की तरफ जाते हैं. आइए बात करते हैं. सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की तरफ बात करेंगे, मींस कैथोड रेज की बात करने वाले हैं आप. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कैथोड रेज. जेई मेंस 2020 में इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है कैथोड रेज के ऊपर. मैं आपको बोल रहा हूं ना, कोई भी टॉपिक हल्के में नहीं लिया जा सकता है. टॉपिक आपको सारे पढ़ने, बट आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस का. अब जैसे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पे आप बोलोगे सर न्यूमेरिकल करवाओ, तो न्यूमेरिकल लाओगे कहां से? और अपन फर्स्ट ऑफ थिंग फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे. फिजिकल केमिस्ट्री में नीट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो टोटल फिजिकल केमिस्ट्री में बात करूं 15 क्वेश्चन मिनिमम आएंगे. 18 क्वेश्चन तक का वेटेज रहेगा. 15 टू 18 क्वेश्चन तक का वेटेज. इसका मतलब 33% से भी ज्यादा का वेटेज है. ठीक है. अब मैं ये 15 टू 18 क्वेश्चन तक की बात करूं तो इस 15 टू 18 क्वेश्चन में 90% न्यूमेरिकल आना है. इसका मतलब अगर 15 क्वेश्चन आएंगे तो 15 का 19% मान लीजिएगा 13 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के होंगे, या फिर जो दो क्वेश्चन आएंगे थियोरेटिकल भी, वो कंसेप्चुअल होगा. ऐसा रट्टा मार सिस्टम नहीं होगा. 100% आपकी नोटबुक में लिखा हुआ मिलेगा आपको सारा. ठीक है. तो जहां पे न्यूमेरिकल की नीड होगी, जहां पे डिमांड होगी, वहीं पे करेंगे. जहां न्यूमेरिकल बन ही नहीं सकता है वहां पे अपन बनाने की ट्राई नहीं करेंगे. मेरे को जहां पे भी मौका मिल गया ना कि न्यूमेरिकल बन सकता है, मैं सारे प्रॉब्लम, सारे एनालिटिकल अप्रोच आपके सामने रख दूंगा. ठीक है. चलिए, कैथोड रेज कैसे डिस्कवरी हुई, कैथोड रेज वगैरह की, इनके ऊपर अपन बात करते हैं. ठीक है, कि कैसे डिस्कवरी हुई कैथोड रेज वगैरह की. सुनिए, सुनिएगा, मैं आपको पहले ही बोल देता हूं, कैथोड रेज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन. कैथोड रेज और कुछ भी नहीं है, ओनली क्या है? इलेक्ट्रॉन है. अब आपको ये समझ में आ गया ना, इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है. कैसा चार्ज पार्टिकल होता है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल. तो थोड़ा सोचने का क्राइटेरिया जो रहेगा ना, वो अपना वाइड हो जाएगा. अपन को आराम से चीजें समझ में आने लगी. अब आप तो ये सोचोगे कि एक्सपेरिमेंट खुद कर रहे हो और कैथोड रेज क्या होगी, कैसे होगी, तो थोड़ा समझना आपके लिए भी डिफिकल्ट टास्क रहेगा. अब मैंने आपको बोल दिया कैथोड रेज क्या होती है, इलेक्ट्रॉन होती है. इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज पार्टिकल है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल. अभी के लिए ध्यान रखो, मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में लिखाने वाला हूं सब कुछ पॉइंट. ठीक है. तो कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये ध्यान रखना. अब मैं बताता हूं इसका डिस्कवरी कैसे हुई. डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट बताता हूं. ये देखिएगा, ये डिस्चार्ज ट्यूब है इस टाइप से. ये वैक्यूम पंप लगा हुआ है. ये लीजिएगा, ये वैक्यूम पंप लगा हुआ है.
ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, इसको बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। क्या बोलते हैं इसको? डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं। ओके, अब सुनिएगा बात को। ये डिस्चार्ज ट्यूब है अपने लिए, इसमें ये वैक्यूम पंप है। ये क्या है? वैक्यूम पंप है। वैक्यूम पंप किसके लिए काम में आता है? टू कंट्रोल प्रेशर इन डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब में प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए किसको काम में लेते हैं? वैक्यूम पंप को अपन काम में लेते हैं। ठीक है, अब सुनिएगा बात, अब सुनिएगा बात। यहां पे वोल्टेज रखा है 10 की पावर 4 वोल्ट का, ये वोल्टेज लगा दिया। ठीक है, यहां वैक्यूम पंप से अपन क्या करते हैं? प्रेशर कंट्रोल करते रहते हैं। प्रेशर ज्यादा नहीं होना चाहिए, प्रेशर क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। अब सुनो, ये बैटरी का जो बड़ा टर्मिनल होता है इसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, और पॉजिटिव टर्मिनल से जो कनेक्टेड होता है उसे बोलते हैं एनोड, और नेगेटिव टर्मिनल से जो कनेक्टेड होता है उसे बोलते हैं कैथोड। ये लीजिएगा, ये कैथोड है। ठीक है, ये एनोड है। लेकिन इस एनोड को जो देखिएगा मैंने कैसा बनाया है? परफोरेटेड। परफोरेटेड का मतलब बीच में मैंने क्या कर रखे? छेद कर रखे। अब आपको ये दिमाग में क्वेश्चन आया, वो सर इस एनोड पे क्यों किए, कैथोड पे क्यों नहीं किए? उनका फोकस जो था ना साइंटिस्ट का, वो कंप्लीटली कैथोड रेस के ऊपर था। मींस कैथोड से कोई रेज निकलेगी और एनोड पे स्ट्राइक करेगी, इसलिए उन्होंने यहां पे क्या कर रखा था? परफोरेटेड बना रखा था, मींस छिद्रित बना रखा था। यहां पे पीछे जो है, ये यहां पे इन्होंने क्या कर रखा है? एक कोटिंग कर रखी है जेडएनएस की। जेडएनएस की क्या कर रखी है? कोटिंग कर रखी है इस टाइप से। ये लीजिए। अब जेडएनएस की कोटिंग करने का क्या सेंस? ये जेडएनएस जो होता है वो फ्लोरोसेंट नेचर का होता है। फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है। अब ये फ्लोरोसेंट मटेरियल का मतलब क्या? कि अगर उसके ऊपर कोई भी जाके पार्टिकल स्ट्राइक करता है तो वो क्या करता है? एक ब्राइट स्पॉट बनाता है। क्या बनाता है? ब्राइट स्पॉट। अब ब्राइट स्पॉट बनेगा तो उससे होगा क्या? तो मेरे को अगर यहाँ पे कैथोड रेज ऐसे जाएगी और यहाँ पे टकराएगी तो एक ब्राइट स्पॉट बनेगा, तो मेरे को आइडिया चल जाएगा। क्या आइडिया चलेगा? कि यहाँ पे कैथोड रेज आके क्या किया है? स्ट्राइक किया है। क्या कर रहा है? स्ट्राइक कर रहा है। तो मेरे को आइडिया चलेगा हाँ कैथोड रेज डेवलप हो भी रही है या नहीं हो रही है। ये इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। किसका? कैथोड रेज का। ये कैथोड रेज का एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। ठीक है बात? चलो आगे बात करते हैं। ये कैथोड रेज का एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। वोल्टेज आपने हाई लगा रखा है, यहां पे प्रेशर लो है। तो मैं आपको पहला पॉइंट लिखा रहा हूं, अंडर हाई वोल्टेज, अंडर हाई वोल्टेज and low pressure and low pressure, under high voltage and low pressure, gas in discharge tube, gas in discharge tube, in gas in discharge tube is ionized, is ionized। अगर आप किसी भी गैस को हाई वोल्टेज और लो प्रेशर पे रखते हो तो गैस आयोनाइज्ड हो जाती है, मींस उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। एक सिंपल सी बात बोल रहा हूं कि किसी गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ती है, उसे आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, और उस वोल्टेज को आयोनाइजेशन वोल्टेज और आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। तो आपने एनर्जी दी है ना, उसको हाई वोल्टेज दिया है ना, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। तो रिमूव होने का मतलब क्या होगा? उस गैस के ऊपर क्या आया होगा? चार्ज आया होगा, मींस आयन का फॉर्मेशन हुआ होगा, मींस गैस क्या हो गई? आयोनाइज्ड हो गई। गैस आयोनाइज्ड हुई, इसका मतलब X प्लस बना होगा, प्लस क्या बना होगा? इलेक्ट्रॉन बना होगा। X प्लस बना होगा, प्लस क्या बना होगा? इलेक्ट्रॉन बना होगा। तो गैस आयोनाइज्ड होगी।
under high voltage and low pressure the gas in discharge tube is ionized and the stream of particles move from cathode to anode, which are known as cathode rays. Stream of particles move from cathode to anode, which are known as cathode rays. हुआ क्या कि जैसे ये गैस आयोनाइज्ड हुई, ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा, यहां पे और इलेक्ट्रॉन होंगे वो मूव करेंगे. फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है. देखो, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके जस्ट पीछे एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके जस्ट पीछे एक इलेक्ट्रॉन जाएगा. जब ऐसा होगा उस कंडीशन में देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन है, इसके जस्ट पीछे ये इलेक्ट्रॉन है, इसके जस्ट पीछे एक इलेक्ट्रॉन है, ये जस्ट पीछे एक इलेक्ट्रॉन, इस टाइप से. तो बताओ आपको एक कंप्लीट रे दिखाई देगी या नहीं देगी? आपको ऐसा लगेगा ना एक रेज आ रही है. उस रेज को ये अपन क्या बोलते हैं? कैथोड रेज. तो आपको एक सिंपल सी कैथोड रेज की डेफिनेशन हो गई. When high voltage and low pressure applied in discharge tube, the gas in discharge tube is ionized and the stream of the particles move from cathode to anode. These are known as cathode rays. इसका नाम कैथोड रेज इसलिए रखा गया, साइंटिस्ट को उस टाइम ये लगा कि कैथोड से कुछ रेज मूवमेंट कर रही है, कैथोड ने कुछ रेज को डेवलपमेंट किया है, प्रोड्यूस किया है, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया? कैथोड रेज लगा. ठीक है बात. तो कैथोड रेज होती क्या है? अपन को सिंपल सा हमेशा ये ध्यान रखना है कि कभी भी किसी गैस को अंडर हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर लाओगे, गैस आयोनाइज्ड होगी. गैस आयोनाइज्ड होगी तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा, वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा. ये देखिए, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है. एनोड के ऊपर चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव. कैथोड के ऊपर नेगेटिव. ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा, मींस फास्ट मूवमेंट करेगा इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, जिसको अपन क्या बोलेंगे? कैथोड रेज बोलेंगे. क्या बोलेंगे? कैथोड रेज बोलेंगे. ओके, ये सिंपल सी डेफिनेशन हो गई कैथोड रेज की. बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज. आइए, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज. प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज क्या होगी? प्रॉपर्टीज कैथोड रेज की, उसके बारे में बात करते हैं. फर्स्ट नंबर पॉइंट, कैथोड रेज travels in straight line with high velocity. Cathode rays travel in straight line with high velocity. कैथोड रेज जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट करेगी विथ हाई वेलोसिटी. बी केयरफुल, अगर आपको ऐसा बोला जाए वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूवमेंट करती है तो अपना आंसर होना चाहिए नहीं, मैंने कहीं पे नहीं लिखा है. कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन विथ हाई वेलोसिटी. हाई वेलोसिटी से क्या करेगी? मूवमेंट करेगी. सेकेंड नंबर पॉइंट, सेकेंड नंबर कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज. कैथोड रेज produce mechanical effect and they rotate pedal wheel. मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस होने का मतलब क्या है? एक सिंपल सी बात बोलूं, पेडल व्हील अपन जो मेले में वो कागज की चक्री बनी हुई होती है ना, एक डंडी लगी हुई थी, उसके ऊपर चक्री बनी हुई थी, हवा चलती थी तब घूमती थी, उसी को पेडल व्हील बोलते हैं एक तरीके से. अब पेडल व्हील है, आपने उसको ऐसे रखा पेडल व्हील को, और इधर से कैथोड रेज आएगी तो उस चक्री के ऊपर गिरेगी तो चक्री घूमेगी नहीं? क्या बताओ?
ये चक्री घूमना, इसका मतलब कैथोड रेस के पास कौन सी प्रॉपर्टीज है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी है इसका मतलब वो मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। मैकेनिकल इफेक्ट वही प्रोड्यूस करेगी जिसके पास काइनेटिक एनर्जी हो। अगर मैंने पेडल व्हील ऐसे रखा और इसके ऊपर जाके कैथोड रेज स्ट्राइक कर रही है तो ये क्या करना स्टार्ट होगा, रोटेट करना स्टार्ट होगा। रोटेट हो रहा है इसका मतलब कैथोड रेस के पास काइनेटिक एनर्जी थी, और जिसके पास भी काइनेटिक एनर्जी होती है वो कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। बात क्लियर? चलिए आगे चलिएगा थर्ड नंबर पॉइंट पे बात करते हैं। कैथोड रेज डिफ्लेक्टेड in the presence of electric and magnetic field. In the electric and magnetic field, कैथोड रेज जो होती है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में क्या होगी, डिफ्लेक्टेड होगी। जा सीधी रही थी डिफ्लेक्टेड हो जाएगी। अब सुनना मैं दो मुद्दे की बात, जो पॉइंट बता रहा हूं उनको अभी के लिए याद रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड में तो देखो अपन को मालूम है, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, जैसे ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाए एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल का, ये इस टाइप से, और कैथोड रेज अगर ऐसे आ रही हो तो क्या होगा, कैथोड रेज के ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो जाना तो सीधा चाहिए था बट डिफ्लेक्टेड हुआ या नहीं हुआ, हुआ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो कौन सी साइड डिफ्लेक्टेड होगा, टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट की तरफ हो रहा है। It confirm that cathode rays are negatively charged. ये कंफर्म करेगा कि कैथोड रेज के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। मैंने टॉपिक स्टार्ट होने से पहले आपको बोल दिया था कैथोड रेज के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं जिन्हें अपन इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो अगर नेगेटिव होगा तो वो किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ ही तो जाएगा, डिफ्लेक्टेड हुआ। कोई भी चार्ज पार्टिकल हो और मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, कोई भी चार्ज पार्टिकल हो और मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उसका पाथ सर्कुलर हो जाता है। सर्कुलर हो गया इसका मतलब जाना सीधा चाहिए था, सर्कुलर हो गया इसका मतलब क्या हुआ, डिफ्लेक्टेड हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, डिफ्लेक्टेड हुआ। तो सिंपल सी बात, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, डिफ्लेक्टेड होगा। इस साइड वाला नोट हो गया हो तो मैं इसको हटा देता हूं एक बार के लिए। ठीक है, देखिएगा फोर्थ नंबर पॉइंट देखिएगा, ये थर्ड नंबर पॉइंट ही देखिएगा। ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिफ्लेक्शन है ना, ये मैग्नीट्यूड ऑफ डिफ्लेक्शन ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा वो देखते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ डिफ्लेक्शन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा वो चीज देखते हैं। एक चीज ऑब्जर्व की होगी, डिफ्लेक्शन का मतलब क्या, अपन जा रहे सीधे बट अपन ऐसे मुड़ गए, जहां सीधे रहते ऐसे मुड़ गए, इसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन। आपने ये कभी ऑब्जर्व किया है कि अपन साइकिल लेके जा रहे हैं हाईवे पे, है ना, हाईवे पे अगर अपन साइकिल लेके जा रहे हैं तो स्पीड क्या होती है, बहुत आराम से चलाते हैं अपन, और अपने पास से एकदम फास्ट जो है वो एक ट्रक अगर पास होता है या कोई बस पास होती है तो अपन जहां ऐसे होते हैं एकदम ऐसे ऐसे हो जाता है, होते हैं ना, मिस डिफ्लेक्टेड होते हैं। अपना पाथ क्या होता है, जहां ऐसे रहते हैं ऐसे ऐसे डिफ्लेक्टेड होने लग जाएंगे। क्यों, क्योंकि उस समय अपने सिस्टम का मास क्या था, कम, और बस का मास क्या था, बहुत ज्यादा। यही सोचो कभी आप कार में बैठ के जा रहे हो, अब आपके पास से बस पास हो रही है तो क्या कार ऐसे ऐसे डिफ्लेक्टेड होती है क्या, नहीं। क्यों नहीं हुई कार डिफ्लेक्टेड, अरे कार का मास साइकिल के मास के कंपैरेटिव में क्या था, ज्यादा था, इसलिए ऐसा नहीं हुआ। तो मैं बोल दूं डिफ्लेक्शन जो होता है वो मास कम होता है तब ज्यादा होता है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द पार्टिकल। ये लो,
डिफ्लेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द पार्टिकल हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड नंबर पॉइंट, डिफ्लेक्शन जो होता है, मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड में कूलॉम का फोर्स लगता है और कूलॉम का जो फोर्स होता है F इज इक्वल टू वो होता है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये तो फील्ड है और ये चार्ज पार्टिकल का चार्ज है। जितना स्ट्रॉन्ग फोर्स लगेगा उतना ही अट्रैक्ट करेगा, मींस डिफ्लेक्टेड होगा। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल का चार्ज जो होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए। सेकेंड नंबर, चार्ज ऑफ द पार्टिकल, चार्ज ऑफ द पार्टिकल। थर्ड नंबर, इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड। जो आप फील्ड लगा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हो, मींस ये Q1 जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हो उसका चार्ज है, तो उसकी इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। तो थर्ड नंबर डिपेंड करेगा इंटेंसिटी ऑफ फील्ड के ऊपर। ये तीन चीजों के ऊपर डिफ्लेक्शन डिपेंड करने वाला है। इतनी बात समझ में आ गई? आगे इस पॉइंट को वापस उठाएंगे जब कुछ पार्टिकल का अपने पास मास आ जाएगा, कुछ पार्टिकल का चार्ज आ जाएगा, उस कंडीशन में मैं इस पॉइंट को वापस उठाऊंगा एक बार। अभी इतना समझ में आया मैंने जो तीन पॉइंट समझाए डिफ्लेक्शन के। ठीक है, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर से समझाया मैंने। तो अल्टीमेटली Q2 चार्ज पार्टिकल है, पार्टिकल का चार्ज है, तो ये ज्यादा होना चाहिए। ये इंटेंसिटी ऑफ फील्ड है तो ये ज्यादा होनी चाहिए। और मास का तो मैंने आपको एग्जांपल बता ही दिया। ठीक है, फोर्थ नंबर पॉइंट पे बात करते हैं। फोर्थ नंबर पॉइंट पे बात करते हैं। क्या है फोर्थ नंबर पॉइंट? व्हेन कैथोड रेज, व्हेन कैथोड रेज स्ट्राइक विथ heavy metal, when cathode rays strike with heavy metal they produce X-rays। जब कैथोड रेज किसी हेवी मेटल से स्ट्राइक करती है तो कौन सी रेज प्रोड्यूस करेगी? एक्स रेज। इसका नाम एक्स रेज मालूम है कैसे पड़ा? उस समय इसका नाम ही मालूम नहीं था। नाम मालूम नहीं होता तो अपन क्रॉस लगाते हैं ना, तो क्रॉस से इसका नाम हो गया एक्स रेज। तो जब भी कैथोड रेज किसी हैवी मेटल से, हैवी मेटल का मतलब एटॉमिक नंबर 80 से ज्यादा हो, मींस लेड या लेड से हैवी मेटल कोई होता है, उससे जब स्ट्राइक करता है तो क्या प्रोड्यूस करेगा? एक्स रेज प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा? एक्स रेज प्रोड्यूस करेगा। ठीक है बात? तो ये कैथोड रेज की कुछ प्रॉपर्टीज हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में, आज के सेशन के लिए अगर मैं बोलूं तो मैंने मॉड्यूल के स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकंड पेज को लेके डिस्कशन किया है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड पेज को डिस्कस किया है। अभी के लिए क्वेश्चन हाल फिलहाल आज के सेशन से कोई भी क्वेश्चन आपके लिए न होमवर्क है न कोई बात, आपको ये दोनों थ्योरी पढ़ के आनी है, कैथोड रेज एंड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। कल कैथोड रेज के लिए अपन बात करेंगे कि कैथोड रेज का चार्ज क्या होता है, फर्स्ट ऑफ थिंग। सेकेंड नंबर, उसका स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, इन सब के बारे में अपन बात करने वाले हैं। कल इसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। कल से अपना न्यूमेरिकल पार्ट भी स्टार्ट हो जाएगा और मॉड्यूल के क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूंगा ये करने, जिससे आप उनको टैकल कर पाए। ओके, यहां तक करे, मस्त रहे। ठीक है, जो समझ में नहीं आया एक बार वो हो सकता है फर्स्ट डे आपको ऐसा थोड़ा लगा हो, मैंने बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में समझाने की ट्राई की है, बट अगर नहीं हो एक बार आप वापस वीडियो देखे, उसके बाद भी कोई डाउट हो तो आप डाउट को डाउट ग्रुप पे भेज के क्लियर कर सकते हैं। यहां तक करें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कैथोड रेज को कंटिन्यूअस करते हुए। ओके, थैंक यू।